चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बोर्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपको परिवहन ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर जैव प्रक्रम और दूसरा चैप्टर श्वसन भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर परिवहन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सभी लोग जुड़ेंगे और आज की इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो सभी कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी जुड़ेंगे और क्लास को लाइक करेंगे। चलिए जानेंगे हम लोग कि परिवहन क्या होता है, यानी ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो कहा है आपको कि समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। आपको कहा कि मानिए ये बॉडी है, ये मानव का एक शरीर है, मानना है, और इसमें जो उपयोगी पदार्थ है उसको जो है पूरे शरीर में पहुंचाना है, और जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको जो है कैसे उत्सर्जन करना है, शरीर से बाहर निकालना है, इनके बारे में कहा है। जो यही प्रक्रिया क्या होगा, उपयोगी पदार्थ को, क्या कहा आपको, उपयोगी को लाना है, और हमारे शरीर में जो अनुपयोगी पदार्थ है, जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको क्या करना, शरीर से बाहर निकालने में मदद करे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। फिर कहा है सभी लोग बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे। फिर कहा आपको कि जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। आपको कहा कि जीवों के शरीर में जो पदार्थों का परिवहन करता है या स्थानांतरण करता है, उस विकसित तंत्र को यानी कि उस विकसित भाग को क्या कहेंगे, हम लोग परिवहन तंत्र कहेंगे। कि हमारे शरीर में जो परिवहन का काम करता है, जो स्थानांतरण का काम करता है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, परिवहन तंत्र कहेंगे। तो हम लोग देखिए ट्रांसपोर्ट किसको कहेंगे, कि हमारे शरीर में जो चीज़ आवश्यकता की है उनको लाना हमारे शरीर तक, और जो उत्सर्जी पदार्थ है यानी जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको क्या करना, शरीर से बाहर निकालना, यही क्या कहलाता आपको, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन कहलाता है। चलिए फिर कहा आपको कि पौधों में पदार्थों का परिवहन, ये तो परिवहन है कि ये परिवहन जंतु में भी, एनिमल में भी, जंतु हो गया, प्लांट हो गया, क्या हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इन सभी में जो है ये परिवहन की क्रिया होगी, है ना। तो परिवहन की क्रिया के बारे में बताया गया कि परिवहन क्या है, कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ है उसको शरीर तक लाना, और जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको क्या करना है, शरीर से बाहर करना है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। और अब हम लोग देखेंगे पौधों में यानी कि प्लांट में परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए कहा है आपको एक कोशिकीय पौधा, क्या, एक कोशिकीय पौधा क्या हो सकता है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए एक बार, एक कोशिकीय पौधा कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें है क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है, यानी डिफ्यूजन द्वारा होता है। किसमें, यानी कि पौधों में। आपको जब भी बात करेगा कि पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होगा, तो पौधों में पदार्थों का परिवहन, जैसे एक कोशिकीय जीव लेंगे हम लोग, एक कोशिकीय पौधा, तो इसमें आ जाएगा आपको क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना, और बहुकोशिकीय में आ जाएगा शैवाल। तो क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और शैवाल में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। हम लोग जाने कि पदार्थों का परिवहन किसमें, प्लांट में कैसे होगा, तो एक कोशिकीय पदार्थ जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और बहुकोशिकीय हो गया आपको शैवाल, इनमें क्या होगा, पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होगा, यानी डिफ्यूजन द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन द्वारा होता है पदार्थों का परिवहन, किसमें, पौधों में। फिर है कि जबकि जटिल, ये तो सरल का बात किया, एक कोशिकीय पौधा और बहुकोशिकीय। अब कहा आपको कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए
एक खास परिवहन तंत्र होता है, क्योंकि विसरण क्रिया से लंबे वृक्षों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक की दूरी तय नहीं की जा सकती है। आपको कहा कि ये कब होगा, विसरण द्वारा परिवहन होगा किसमें, तो एक कोशिकीय जीव में, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, और सरल बहुकोशिकीय आ जाएगा आपको शैवाल। इसमें आ जाएगा डिफ्यूजन द्वारा, यानी कि विसरण द्वारा होगा। लेकिन ये डिफ्यूजन द्वारा जो सभी पदार्थ में नहीं होगा, क्या होगा, सभी पदार्थ में नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में कैसे होगा, ये वृक्ष क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, तो इसमें डिफ्यूजन द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जड़ से लेकर पत्तियों तक की दूरी नहीं कर सकती है कौन, विसरण, यानी कि डिफ्यूजन, क्योंकि ये वृक्ष क्या होंगे, आपको लंबे होंगे, क्या होंगे, लंबे वृक्षों में डिफ्यूजन द्वारा परिवहन नहीं होता है। ये कब होगा, तो छोटे पेड़ पौधे में होगा। एक कोशिकीय जीव क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना और शैवाल हो गया, ये सब कैसे हैं, छोटे हैं। फिर कहा आपको इस तंत्र में, फिर कहा है कि इस तंत्र में संवहनी ऊतक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं। संवहनी ऊतक यानी कि जो इसका क्या करते हैं, संवहन करते हैं, जैसे कि हो गया क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, शैवाल, इसमें जो है किसके लिए, परिवहन में जो संवहन होते हैं, जो उनके साथ में मदद करते हैं, उनके बारे में कहा है कि इस तंत्र में, परिवहन तंत्र में संवहनी ऊतक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं। किसमें, परिवहन तंत्र में जो है संवहनी ऊतक उसके साथ साथ जो काम करने वाले वो कैसे होते हैं, लंबी लंबी नलिका के रूप में होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम कहलाता है। क्या कहलाएगा, जाइलम और फ्लोएम कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जाइलम जो जड़ से जल को पहुंचाता है, वो क्या करते, उसे जाइलम कहते हैं, और फ्लोएम कहेंगे कि जो खाद्य पदार्थों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। तो ये दोनों कब मदद करते हैं, जाइलम और फ्लोएम संवहनी तंत्र में, यानी कि जब परिवहन की क्रिया होगी तो ये संवहन के रूप में उसके क्या करते हैं, मदद करते हैं। चलिए आगे आगे है कि जाइलम, आगे है आपको जाइलम क्या है, जाइलम किसको कहेंगे, तो यह जाइलम क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यह जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है। कौन, जाइलम जल संवाहक ऊतक कहलाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जल का क्या करते हैं, अवशोषण, यानी ये जल को जो है विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कौन, जाइलम जो है जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कौन, जाइलम। फिर कहा आपको कि इसमें पाए जाने वाले वाहिकाएं, क्या कहा, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होता है। इसमें जो पाया जाता है, जो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, जल और खनिज लवण, ये कैसे होते हैं, स्थानांतरण में सहायक करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करते हैं। कौन, जाइलम में, जाइलम जो है जल को जो जड़ से क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाते हैं, उसमें मदद करते हैं, स्थानांतरण में ये सहायक होते हैं। कौन, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल और खनिज लवण के स्थानांतरण में मदद करते हैं। किसको, जाइलम को। जाइलम जो है जल को जो क्या करेंगे, जैसे ये प्लांट है, चलिए हम लोग जानते हैं कि कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये प्लांट हो गया, ये क्या हो गया, ये प्लांट हो गया, और ये नीचे से ये क्या लेंगे, ये जल लेते हैं, ये जल क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे जाइलम, तो इसको क्या मदद करेंगे, इसके जो ये छोटे छोटे ये जड़ सब जो निकले हुए हैं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, इसको ऊपर की ओर ले जाने में मदद करेंगे। किसको, जाइलम को। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्थानांतरण, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करते हैं वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। किसको मदद करते हैं, तो जाइलम को क्या ले जाने में, जल एवं खनिज लवण जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उसको ऊपर की ओर ले जाने में, विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। फिर कहा आपको कि वाहिकाएं के बारे में कहा। चलिए, वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह, वाहिकाएं कैसी होती है, तो वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार, यानी कि सिलेंड्रिकल होती है। कौन, वाहिकाएं कैसी होती है, तो ये लंबी होती है, ठीक जाइलम के आकार, जाइलम की तरह होते हैं। जैसे ये प्लांट है, तो ये पूरा इसको ले जाने का काम करते हैं। किसको, जल को और खनिज लवण को। कौन, वाहिकाएं। कौन, वाहिकाएं। तो वाहिकाएं कैसी होती है, एक बेलनाकार आकार की होती है। कैसी होती है, बेलनाकार आकार की होती है।
फिर है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकाकार यानी कि नली के आकार का और दोनों शीर्ष पर पतली होती है। वाहिनिकाएं बताया गया, वाहिनिकाएं कैसी होती है, लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है और नली के आकार का होती है और दोनों शीर्ष पर क्या होती है, पतली होती है। दोनों शीर्ष पर पतली होती है और यह मुख्य रूप से कहाँ, नग्न बीजी एवं निम्न संवहन निम्न संवहन पौधों यानी कि लोअर वेस्कुलर प्लांट में जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। यानी कि वाहिकाएं, देखिए वाहिकाएं कैसी होती है, एक बेलनाकार होती है और ये नली के आकार का होती है। कौन, आपको वाहिकाएं। लेकिन वाहिनिकाएं जो है इसकी कोशिका कैसी होती, वाहिनिकाएं की ये भी लंबी होती है, नली के आकार की होती है, लेकिन ये शीर्ष पे कैसी होती है, पतली होती है। और यह मुख्य रूप से संवहन पौधों में यानी कि जो पौधे संवहनी पौधों में लोअर वेस्कुलर प्लांट पौधे में जल से घुलित खनिज पदार्थों को क्या करती है, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करती है। कौन, वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं के बारे में बताया गया कि वाहिनिकाएं क्या करती है, जड़ से जल और खनिज पदार्थों को ऊपर तक ले जाने में मदद करती है। कौन, वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों मदद करती है, लेकिन ये कहाँ से, ये जड़ है, जैसे ये जड़ है और ये मिट्टी है, ये यहाँ तक ही मदद करती है वाहिकाएं, लेकिन ये मिट्टी से अब ऊपर की ओर ले जाने में मदद करती है। कौन, वाहिनिकाएं। और वाहिनिकाएं कैसी होती है, तो लंबी होती है, नली के आकार की होती है और ये शीर्ष पे कैसी होती है, पतली होती है वाहिनिकाएं, जबकि वाहिकाएं बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल होती है। चलिए सभी लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे, कमेंट कीजिए एक बार, सभी लोग कमेंट करेंगे। और आगे है अब फ्लोएम, वो जाइलम के बारे में देखिए। और जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है, यानी कि जल को विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। अब है आपको फ्लोएम, कहा है कि यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। संवहन बंडल यानी कि संवहन बंडल कहने का है कि ये क्या करते हैं, कि मदद करते हैं, किसमें, सहायता करते हैं, किसको, प्लांट को, भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने में कौन मदद करती है, आपको फ्लोएम। जबकि जल जो है क्या करते हैं, वो जल का संवहन करते हैं। और तथा इसमें फिर कहा कि तथा इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं का मुख्य कार्य पौधों के हरे भागों से निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना है। कि फ्लोएम का क्या काम है, कि भोजन को कहा है कि ये भोजन को क्या करते हैं, विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। कौन, फ्लोएम। ये हरे भागों से, कहा है कि यह हरे भागों से निर्मित भोजन कहाँ बनते हैं, पत्ती में। कहाँ बनते हैं, लीफ यानी कि पत्ती में, हरा भाग पत्ती होता है, यहीं पे भोजन तैयार होता है। और यहाँ से ये भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, दूसरे भागों में वितरित, मतलब बांटना, दूसरे भागों तक ये पहुंचाने का, बांटने का काम करते हैं। कौन, फ्लोएम। जबकि जाइलम जो है जल का संवहन करते हैं और फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब जाइलम और फ्लोएम में अंतर। चलिए सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे जाइलम क्या है। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार जाइलम और फ्लोएम के बारे में। कहा है आपको अंतर है, ये आपको जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम, इसकी सेल्स यानी इसकी कोशिकाएं मृत होती है। किसकी कोशिकाएं, जाइलम की। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। और फ्लोएम में है कि इसकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। ठीक। और दूसरा अंतर है कि यह जल एवं घुलित खनिज पदार्थों होगा, घुलित खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम जो है, जो जल में घुलित है, जो जल में है खनिज लवण, जो हम लोग जल में खनिज लवण है उसको, और ये जल को क्या करते हैं, स्थानांतरण, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। कौन, जाइलम। जबकि फ्लोएम यह खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। देखिए जाइलम आपको जल और जल में घुलित खनिज लवण को भी करते हैं जाइलम स्थानांतरण, और फ्लोएम जो है ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। यानी कि हमारे हरे प्लांट में जो हरे भाग में भोजन तैयार हो जाते हैं उसको वे क्या करते हैं, उसको ये स्थानांतरण करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में ये वितरित करते हैं, पहुंचाते हैं। तीसरा अंतर है कि इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट में, देखिए इधर प्लांट में
जैसे ये कीजिए कि ये प्लांट है, ये क्या है, एक प्लांट है। और जाइलम का काम है कि जल है आपको नीचे में, जल कहाँ पे है, नीचे में। तो जाइलम है कि नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, इसीलिए कहा है आपको कि जाइलम जो है यह जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर करता है। कहाँ से, या नीचे से ऊपर की ओर करता है। लेकिन फ्लोएम जो है, ये जो है इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों की तरफ होता है। इसमें क्या हुआ, ये ऊपर भी, इसका ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, क्योंकि भोजन का ये बात किया है, ये भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, ऊपर के भाग में पहुंचाते हैं और नीचे के भाग में पहुंचाते हैं, यानी कि ये जड़ तक पहुंचाते हैं। लेकिन जाइलम क्या होता है, ये जल को क्या करते हैं, नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं, नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं, क्योंकि नीचे में तो ऑलरेडी है ही जल, तो ऊपर पहुंचाना है इसको। लेकिन फ्लोएम जो है ये ऊपर भी भोज्य पदार्थ को पहुंचाते हैं और नीचे भी पहुंचाते हैं। तो तीसरा अंतर यही कहा है आपको। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर है कि जाइलम क्या होते हैं, मृत कोशिका के बने होते हैं, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिका के बने होते हैं। और जाइलम जो है जल और घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करते हैं, जबकि फ्लोएम जो है वह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। फिर है आपको तीसरा कि जाइलम जो है जल और खनिज लवण का बहाव नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, जबकि फ्लोएम जो है दोनों तरफ करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी करते हैं। तो सभी लोग समझ गए होंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। चलिए फिर कहा है आपको आगे, देखिए आगे है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प। वायवीय भाग का बात किया, वायवीय भाग हम लोग किसको कहेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति का बात हुआ, जहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन होता, सॉरी आना होता है, ऑक्सीजन की ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन किसको कहेंगे, हम लोग जानते हैं कि पत्ती में, लीफ में क्या होती है, ऑक्सीजन। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या करेंगे, ये वातावरण से CO2 लेते हैं, CO2 ये लेते हैं, क्या करती है, CO2 लेते हैं, जबकि O2 ऑक्सीजन को ये निकालते हैं, रिलीज करते हैं। कौन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे। तो यही कहा है आपको कि पौधे के वायवीय भागों से, यानी वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा, यानी कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। इससे क्या होता है, ये क्या निष्कासित होगा, आपको वाष्प के रूप में निष्कासन, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आप अगर पेड़ से पत्ते को तोड़ करके धूप में अलग कर देंगे तो ये देखिएगा सूख जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सूख जाएगा। जिस प्रकार से मनुष्य क्या करते हैं, कपड़े को पानी में भिगो करके अगर सूखने देते हैं तो वो देखिएगा आप लोग, वाष्प के रूप में पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। लेकिन ये प्लांट में कैसे होगा, तो पत्ती में भी यही होता है। हरे पेड़ पौधे में पत्ती में भी पानी की मात्रा रहती है, वो भी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन वो सूखता इसलिए नहीं है क्योंकि इसको जो है, ये जब तक प्लांट में लगा हुआ है तब तक ये नहीं सूखेगा। इसी पत्ती को आप अलग रख दीजिए धूप में, तो ये जो है सूख जाएगा। ये तुरंत 1 से 1.5 घंटा में ये सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है पानी की मात्रा रहेगी नहीं। और प्लांट में लगी हुई पत्ती से भी जो है वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलते हैं, लेकिन ये सूखते इसलिए नहीं है क्योंकि इसको नीचे से पानी मिलते रहता है, जितना निकलता है उससे ज़्यादा इसको मिलते रहता है, इसीलिए ये जो है नहीं सूख पाता। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। फिर का आपको कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। बताइए, स्थानांतरण किसको कहेंगे, तो स्थानांतरण हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह आने जाने वाले पदार्थ को। अभी मान लीजिए कि जल है, जल क्या हुआ आपको, H2O, ये प्लांट को जड़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है, ये प्लांट को जड़ से मिलता है, और ऊपर आपको भोज्य पदार्थ यानी भोजन बन करके तैयार होता है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके और सभी भागों में वितरित होते हैं, यानी कि बांटने का काम करते हैं। इसी को क्या कहेंगे, स्थानांतरण। एक जगह से दूसरे जगह में भी क्या
क्या होना, वितरित होना, बंटना, इसी को हम लोग स्थानांतरण कहेंगे। यही बात कहा है कि पौधे के एक भाग से दूसरे भागों में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का क्या कहेंगे हम लोग, स्थानांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थानांतरण। फिर कहा कि वाष्पोत्सर्जन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन हम लोग किसको कहेंगे, तो हम लोग जाने हैं कि पेड़ पौधा में पत्ती में क्या पाया जाता है, आपको एस्टोमाटा पाया जाता है, और एस्टोमाटा द्वारा जो है जल क्या होते हैं, वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, इसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व रह सकता है प्लांट में, पेड़ पौधा में, इसके बारे में बताया है कि वाष्पोत्सर्जन का कितना महत्व है। तो कहा है पौधे के मूल से, पौधे के मूल यानी कि कहाँ से, जड़ से चोटी तक यानी कि ऊपर तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। आपको कहा कि जड़ से लेकर के पौधे के ऊपर तक जल का लगातार संवहन होते रहता है, लगातार आते जाते रहता है। और क्या कहा कि यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जैलम का काम ही है, जैलम क्या करते हैं, जल को ऊपर पहुंचाते रहता है। इसमें कहा है आपको कि वाष्पोत्सर्जन का काम होगा कि ये क्या होते हैं, मूल से यानी कि जड़ से चोटी तक लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और इसमें प्रवाहित होती है। क्या होता है, प्रवाहित होती है। फिर कहा आपको कि यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन, खनिज मतलब कि ये भोज्य पदार्थों का भी और जल का भी क्या करता है, ये परिवहन करता है। क्या करता है, परिवहन करता है। और परिवहन मतलब होता है कि पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट, पहुंचाना। कौन, तो ये पहुंचाने में मदद करता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में से होते हैं। और इसके अलावे यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। पौधों में जो है तापक्रम संतुलन कौन बनाए रखेंगे, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बनाए रखता है। कौन, वाष्पोत्सर्जन। तो आपको कहा कि पेड़ पौधे में जड़ से चोटी तक लगातार खनिज का, खाद्य पदार्थों का प्रवाहित होना किसका काम है, वाष्पोत्सर्जन का ही काम है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। और यह खनिज पदार्थों, खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायक करता है। यानी कि ये भोज्य पदार्थ जो इसमें बनते हैं भोजन, उसको विभिन्न भागों में बांटने में मदद करती है, यानी कि परिवहन में ये क्या करती है, सहायता करती है। और इसके अलावा भी यह क्या करती है, तापक्रम बनाए रखने में सहायक होते हैं। कौन, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन का कितना महत्व है आप लोग जाने होंगे कि वाष्पोत्सर्जन जो पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन हम लोग किसको कहेंगे, तो वाष्प के रूप में क्या होता है, वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया, यानी कि जब प्लांट में पत्ते लगे हुए रहते हैं तो स्टोमाटा द्वारा क्या होते हैं, वाष्प यानी जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। लेकिन ये सूखते इसलिए नहीं है क्योंकि इसको लगातार जड़ से पानी जो इसको मिलते रहता है। ये अलग जब अलग होगा पेड़ पौधे से तब होगा, तब सूखेगा। तो हम लोग जाने वाष्पोत्सर्जन के बारे में, तो वाष्पोत्सर्जन किसको कहेंगे। चलिए आगे है कि जंतुओं में परिवहन, किसमें परिवहन, जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में ट्रांसपोर्ट का काम कैसे होता है इसके बारे में। इससे पहले हम लोग पौधों में परिवहन देखें कि जैसे खनिज लवण और जल का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में, खनिज लवण और जल का परिवहन। अब देखेंगे जंतुओं में परिवहन, जंतु में परिवहन कैसे होता है, यानी कि जानवर में। कहा आपको उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो O2, CO2, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों या अन्य उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। आपको कहा कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, तो जंतुओं में एक विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, CO2 को, पोषक पदार्थ को, हार्मोन को और शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको क्या करते हैं, उसको जो विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये जंतुओं में भी परिवहन की क्रिया होती है। जंतु में यानी कि जानवर में भी क्या होते हैं, जानवर के शरीर में जो भी भोज्य पदार्थ है, ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन, उसको भी जो है एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम होता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिवहन कहते हैं। कहा कि इस तंत्र में यानी कि जंतुओं के परिवहन तंत्र में इस तंत्र के अवयव हैं रुधिर या रक्त। क्या है, रुधिर या
रक्त है। रुधिर या रक्त यानी कि ब्लड का काम क्या है, ब्लड के द्वारा भी होता है। दूसरा है हार्ट यानी हृदय, और तीसरा है रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स। तो हम लोग जानते हैं जंतुओं में और मनुष्य में भी यही क्रिया होते हैं, मनुष्य में भी यही होते हैं कि जो है ब्लड के द्वारा और हार्ट के द्वारा और वाहिनिकाएं के द्वारा, ये 3 अवयव हैं जिनके द्वारा जो है एनिमल यानी कि जंतु में क्या होते हैं, परिवहन की क्रिया होती है। परिवहन में क्या, तो ऑक्सीजन, CO2, पोषक तत्व, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ एक विभिन्न अंगों तक यानी कि एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। इनमें कौन कौन से अवयव आएंगे, तो आपको रुधिर आएंगे, और रुधिर यानी कि ब्लड, उसके बाद हार्ट यानी हृदय, और रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स आते हैं। तो हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सभी लोग जो है, जो भी नए लोग जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद सभी लोग जो है हार्ट के बारे में भी अच्छा से बताया गया है, ब्लड और ब्लड वेसल्स, सभी लोग उन सभी क्लास को करेंगे। फिर कहा आपको कि ये तीनों मिल करके यानी कि ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये तीनों मिल करके रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। यानी कि ये तीनों मिल करके, ब्लड हो गया, हृदय हो गया, रक्त वाहिनी हो गया, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। किस में, तो एनिमल में यानी कि जंतु में। तो हम लोग देखें कि जंतु में परिवहन कैसे होता है, तो जंतु में भी परिवहन तंत्र भी एक विशेष प्रकार के हैं, जिसमें क्या होते हैं, O2, CO2, पोषक तत्व और हार्मोन उत्सर्जी पदार्थ एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जैसे ब्लड हो गया, हार्ट हो गया और रक्त वाहिनी हो गया। और इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र कहेंगे। चलिए, फिर कहा है आपको कि इसके अलावा, इन तीनों के अलावा एक बात क्या है, इन तीनों के अलावा लसिका तंत्र नामक एक, क्या कहा, लसिका तंत्र नामक एक और तंत्र भी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। लसिका, इसके बारे में भी आपको हृदय का जहाँ पे बताया गया है पूरा फिगर के साथ बताया हुआ है, सभी लोग करेंगे इस क्लास को। यानी कि इन तीनों के अलावा, इससे पहले हम लोग देखे ब्लड था, ब्लड, और उसके बाद है हार्ट, क्या है, हार्ट। पहला हो गया ब्लड, और दूसरा हो गया आपको हार्ट, और तीसरा हो गया ब्लड वेसल्स। क्या हो गया तीसरा, ब्लड वेसल्स। इन तीनों के अलावा भी लसिका भी एक क्या होते हैं, उच्च श्रेणी की जंतुओं में पाए जाते हैं परिवहन के लिए। क्या, लसिका तंत्र पाए जाते हैं किसमें, उच्च श्रेणी के जंतुओं में। और ये काम क्या करते, लसिका तंत्र परिवहन का काम करते हैं। फिर है आपको कि रक्त परिवहन तंत्र, अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग इसमें ब्लड के बारे में, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, कौन ब्लड कैसे होते हैं, आरबीसी का रंग लाल हुआ तो कैसे हुआ, हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सभी लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और ब्लड चैप्टर, ब्लड है आपको, हार्ट और ब्लड वेसल्स, इन सभी को अच्छे से बताया गया है, सभी लोग उन क्लास को करेंगे। तो रक्त परिवहन तंत्र के बारे में थोड़ा देखते हैं। कहा है कि ब्लड लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। हम लोग जाने थे अम्लीय और क्षारीय के बारे में। सभी लोग जो है कमेंट करेंगे, बताइए अम्लीय का पीएच मान क्या होता है, पीएच मान, पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म हुआ पोटेंशियल हाइड्रोजन, अम्लीय, और दूसरा हो गया आपको क्षारीय, दूसरा क्या हो जाएगा, क्षारीय, और तीसरा हो जाएगा उदासीन, तीसरा क्या होगा, उदासीन होगा। अगर पीएच मान 7 होगा उदासीन होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। बताइए ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इसीलिए बताया है कि ब्लड कैसा होता है, क्षारीय तरल पदार्थ होता है, जो हार्ट तथा रक्त वाहिनी यानी कि हार्ट, हृदय और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होते हैं, हृदय में और रक्त वाहिनी में प्रवाहित होते हैं। फिर कहा है आपको ब्लड की संरचना के बारे में। तो हम लोग जाने हैं कि ब्लड परिवहन तंत्र कैसे होता है, ब्लड जो है एक भागों से दूसरे भागों तक कैसे पहुंचता है, इन सभी के बारे में हम लोग क्लास किए हुए हैं। तो सभी लोग उन क्लास को जाकर के पहले करेंगे कि हृदय से लेकर के विभिन्न भागों तक कैसे ब्लड पहुंचता है, लंग्स तक कैसे पहुंचता है, फिर लंग्स से हार्ट में कैसे आता है, शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। और इसी में हम लोग पढ़े हुए हैं शिरा और धमनी के बारे में, शिरा और धमनी के बारे में
भी बताया गया आपको, तो सभी लोग जो है उन क्लास को कर लेंगे और वो सभी जो है आपको इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए है, जिसका नाम है आपको ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। चलिए, आपको कहा फिर ब्लड की संरचना। ब्लड की संरचना यानी ब्लड के कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड का तरल भाग क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। और ब्लड का ठोस भाग यानी आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स होगा। प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु या पट्टिकाणु होता है। तो बताइए आप सभी लोग कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है। आरबीसी का रंग लाल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ये क्या होते हैं, लाल होते हैं। क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होते हैं। कौन, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। इसी में होगा कि ऑक्सीजन अगर यानी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से, हीमोग्लोबिन अगर CO2 से क्रिया करेंगे तो ये क्या बना देंगे, CO2 से अगर क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा आपको, देखिए सभी लोग, अगर हीमोग्लोबिन जो है CO2 से क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा डाइऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा, डाइऑक्सी हीमोग्लोबिन। डाइऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, डाइऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। आरबीसी जो है यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स या रेड ब्लड सेल, हिंदी में कहे तो लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। तो आरबीसी का रंग यानी कि आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन O2 से क्रिया करेंगे तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और अगर हीमोग्लोबिन CO2 से क्रिया करेंगे तो वो डाइऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग देखिए ब्लड के बारे में। और आपको ब्लड जो है यानी कि प्लाज्मा भाग कैसा होता है, तरल होता है, जबकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ठोस भाग होते हैं ब्लड के। प्लाज्मा जो है 55% होता है, और इधर फिर बाकी ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपको बताया गया है। फिर है आपको 44% इसमें आरबीसी पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% हिस्सा है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो सभी लोग इनको जाकर के प्लेलिस्ट में और क्लास को करेंगे। श्वसन चैप्टर में अब इसमें आप लोग पढ़ लेंगे जाकर के हार्ट के बारे में, है ना। इसमें आपको पढ़ना है अब हार्ट के बारे में बताया गया है। रक्त वाहिनियां यानी कि इसमें शिरा और धमनी के बारे में पढ़ना है। ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़े हैं कि सामान्य मनुष्य का जो है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, 120/80 mmHg होना चाहिए, mmHg होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा फिर भी बीमारी होगा, और इससे कम होगा फिर भी बीमारी होगा। हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हाइपरटेंशन और हाइपरटोनिक नामक बीमारी किससे होगा, आपको ब्लड प्रेशर से होगा। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों टॉपिक जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से इन तीनों टॉपिक को क्लियर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उत्सर्जन। क्या देखेंगे, उत्सर्जन देखेंगे। उत्सर्जन आपका चौथा टॉपिक है, यानी कि चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का नाम है आपको उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अभी हम लोग देखे परिवहन, क्या देखे हम लोग, परिवहन देखे। तो परिवहन का काम है कि समस्त जीव प्राणियों के शरीर में ऐसा होता है। एनिमल हो गया, जंतु हो गया, प्लांट हो गया, इन सभी में होता है। आपको एनिमल जंतु एक ही हुआ। तो ये परिवहन का काम जो है किसमें होता है, सब में होता है। कि जो भी उपयोगी पदार्थ है उसको शरीर तक लाना, और जो भी अनुपयोगी पदार्थ है उनको शरीर से बाहर करना, वही क्या हुआ, परिवहन हुआ। और परिवहन, पदार्थों में परिवहन देखे हम लोग, और जंतु में परिवहन देखे कैसे होता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम लोग उत्सर्जन देखेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सभी लोग रिवीजन करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।